हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हम लोग एग्जाम बूस्टर सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन 2024 में जो होने वाले हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के, जिसमें हम थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करा रहे हैं। और आज का हमारा ये लेक्चर 4 है बेटा। इस लेक्चर 4 में हम लोग आगे जो हमारे बचे हुए थर्ड सेमेस्टर के अंदर क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ हम बढ़ेंगे, और हर एक वीडियो के अंदर हम आप लोगों को 2 लॉन्ग क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। और आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर अपना जो 6 क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, और जो 7th क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन क्या कहता है? डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ जीन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल इन यूकैरियोट्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब जाहिर सी बात है, आप सभी लोग जानते हैं यार कि अगर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पुटअप हो रहे हैं तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं थर्ड सेम में। तो देखते हैं भाई, हमको क्या करना है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर जो यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन होता है वो किस तरीके से होता है, इसको समझना है। थोड़ा वीडियो कॉन्सेप्चुअल है, धैर्य बना करके रखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको पूरी तरीके से पूरी क्लास और पूरे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। बस, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। जब भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और आप वीडियो को देख करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, जिससे आप तो फायदा लें, लेकिन आपके साथ वाले जो आपके दोस्त लोग हैं या आपसे किसी को अगर फायदा मिल सकता है तो उसको जरूर शेयर करें। तो ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, हेडिंग हमारी क्या बनेगी? ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल इन यूकैरियोट्स। आप ये भी हेडिंग बना सकते हैं। चलिए, पहला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन इस बात का कंट्रोल है कि किसी पार्टिकुलर सेल में जीन से एमआरएनए ट्रांसक्राइब किया गया है। ठीक है भाई, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन किस बात का कंट्रोल करता है? इस बात का कंट्रोल करता है कि किसी पार्टिकुलर सेल में, कोई एक सेल है, उस सेल के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है बेटा? डीएनए है। इस डीएनए से बनेगा एमआरएनए। डीएनए से क्या बनेगा बेटा? एमआरएनए बनेगा। तो डीएनए से बनना है एमआरएनए। अब जो एमआरएनए बना है उसके ऊपर जीन जो होते हैं वो ट्रांसक्राइब्ड किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, ये हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल करता है ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल की तरह यूकैरियोटिक सेल में भी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए प्रमोटर से ऐड होने के लिए आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से प्रोकैरियोट्स में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन देखा था, ठीक है, यूकैरियोट्स में भी देखा है। तो प्रोकैरियोट्स में जिस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, उसको स्टार्ट करने के लिए वहां पर एक एंजाइम होता है जो प्रमोटर रीजन पे आकर के जुड़ता है एमआरएनए स्टैंड पर, है ना। तो उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर भी आकर के जुड़ेगा अगर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है तो। ठीक है, आगे देखिए, लिखा हुआ है कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट की सुविधा के लिए अदर प्रोटीन या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। अब प्रोकैरियोट्स में तो डायरेक्ट जाकर के आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए स्ट्रैंड से जुड़ गया। यहां पर ऐसा नहीं है। यूकैरियोट्स में क्या है बेटा कि ट्रांसक्रिप्शन अगर शुरू होगा, इनिशिएट मतलब शुरू होना, प्रारंभन की क्रिया होगी, तो उसके लिए यहां पर कुछ अन्य प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है। जब तक ये यहां पर नहीं होंगे तब तक आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर को पूरे तरीके से समझने का प्रयास करें, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं एक्चुअल में? ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो टारगेट जीन के लिए प्रमोटर और अदर रेगुलेटरी सीक्वेंस से जुड़ते हैं। तो एक टारगेट जीन पर जाकर के क्या करेंगे बेटा? जुड़ेंगे, ऐड होंगे, या यहां पर क्या होगा, या एक प्रमोटर, है ना, टारगेट जीन होता है जो टारगेट जीन के लिए प्रमोटर और अदर रेगुलेटर सीक्वेंस से जुड़ते हैं, या अदर रेगुलेटर सीक्वेंस से जुड़ेंगे जो भी रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को।
उससे जाकर के जुड़ने का काम करेंगे और जुड़ करके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो खुद है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज खुद, राइट, आरएनए पॉलीमरेज खुद यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं कर सकता। भाई आरएनए पॉलीमरेज ऐसा नहीं कि आरएनए पॉलीमरेज पाया जा रहा है सेल के अंदर तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये खुद स्टार्ट नहीं कर सकता। इसके लिए पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, प्रमोटर रीजन से ऐड होते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या होता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं पहले प्रमोटर रीजन से ऐड होगा, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ये प्रेरित करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को क्या करते हैं बेटा, ये प्रेरित करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लो ये एमआरएनए स्ट्रैंड बेटा, एमआरएनए स्ट्रैंड पर या हम यूं कहें एमआरएनए स्ट्रैंड नहीं है बल्कि ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, और डीएनए स्ट्रैंड पर यहाँ पर मान लो ये प्रमोटर जीन पाया जा रहा है। इस प्रमोटर जीन पर जाकर के आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा इस तरीके से, और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर आकर के जुड़ा और ये वेट करेगा किसका, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का। जैसे ही यहाँ पर कोई एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर आता है, ये क्या करेगा बेटा, एक्टिव हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस तरीके से एमआरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कराना शुरू कर देता है। ठीक है, ये डीएनए है। पूरा प्रोसेस मैंने डिटेल में समझाया, तो यहाँ पर छोटी-छोटी चीज़ों को समझाने का टाइम नहीं है। हमें क्या लिखना है उसके अंतर्गत उसके विषय पे चर्चा करनी है। अच्छा देखिए, लिखा हुआ है नेक्स्ट हेडिंग, द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। तो प्रमोटर और ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर क्या होते हैं, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि हमें एग्जामिनेशन में इसके बारे में लिखना है। देखिए लिखा हुआ है, यूकैरियोटिक जीन्स में प्रमोटर रीजन कोडिंग सीक्वेंस के तुरंत ऊपर होता है। ठीक है भाई, जो प्रमोटर रीजन होता है भाई यूकैरियोटिक जीन्स में क्या होता है, जो प्रमोटर रीजन होता है वो कोडिंग जो सीक्वेंस होता है उसके ऊपर ही पाया जाता है। ये रीजन कुछ से लेकर के 100 न्यूक्लियोटाइड तक लंबा हो सकता है। ये जो रीजन है यहाँ पर, ये कुछ न्यूक्लियोटाइड से लेकर के 100 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हो सकता है। प्रमोटर की लंबाई जीन स्पेसिफिक होती है। जीन स्पेसिफिक मतलब किस स्पीसीज में किस तरीके का जीन लेवल पाया जा रहा है उस लेवल पर होती है। प्रमोटर जितना लंबा होगा प्रोटीन बाइंड करने के लिए उतना ही स्पेस होगा। भाई जितना लंबा प्रमोटर होगा प्रोटीन उतनी ही ज्यादा वहां पर क्या होगी बेटा, बाइंड की जाएगी जिससे ट्रांसक्रिप्शन हो पाए। प्रमोटर रीजन का मेन फंक्शन ट्रांसक्रिप्शनल या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बाइंड करना होता है। तो प्रमोटर रीजन आपको पता है डीएनए स्ट्रैंड पर क्या पाया जाता है बेटा, प्रमोटर रीजन पाया जाता है। तो इस प्रमोटर रीजन के पास में जितना ज्यादा स्पेस होगा, है ना, उतना ज्यादा ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, और जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ज्यादा यहाँ पर प्रोटीन आकर के ऐड होगी। प्रमोटर रीजन के भीतर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के ठीक ऊपर टाटा बॉक्स रहता है। अब ये थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। मैंने क्या बताया, जो प्रमोटर रीजन होता है ना बेटा, यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, इसके भीतर जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होती है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया जाता है, उसके ठीक ऊपर एक टाटा बॉक्स रहता है। यह बॉक्स थाइमीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का थाइमीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का रिपीट फॉर्म होता है। मतलब टाटा कहने का मतलब थाइमीन एडेनिन तो रिपीट फॉर्म है ना टाटा, थाइमीन एडेनिन का थाइमीन एडेनिन अगेन रिपीट हो गया, है ना। तो टाटा बॉक्स रहता है, यह बॉक्स थाइमीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स का क्या होता है बेटा, रिपीट फॉर्म होता है। क्या होता है, रिपीट फॉर्म होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टाटा बॉक्स से ऐड होते हैं। जो टाटा बॉक्स यहाँ पर पाया जा रहा है, थाइमीन एडेनिन पाया जा रहा है, उससे जाकर के ऐड होगा, जो कि एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को जोड़ते हैं। एक बार जब कॉम्प्लेक्स असेंबल यानी इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज इसके अपस्ट्रीम से ऐड हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ जाएगा, कहने का अर्थ ये है, और फास्फोराइलेशन हो जाता है। और क्या होता है बेटा, फास्फोराइलेशन की क्रिया हो जाती है। ये डीएनए से प्रोटीन का एक हिस्सा मुक्त करता है। ये क्या करता है बेटा, डीएनए से प्रोटीन का एक छोटा सा हिस्सा मुक्त कर देगा, फ्री कर देगा, और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एंड आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए करेक्ट ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास में रखता है। तो यहां पर जो बेटा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स को ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए, यानी ट्रांसक्रिप्शन, अब जैसे मान लो 5 प्राइम टू डायरेक्शन किधर होगा बेटा,
5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ यहाँ पर बनेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कौन? एमआरएनए स्ट्रैंड। तो एमआरएनए स्ट्रैंड को बनाने के लिए ये इस डायरेक्शन में क्या करता है बेटा, रखता है। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए करेक्ट ओरिएंटेशन में रखता है या करेक्ट डायरेक्शन में रखता है कि भाई आपको इधर से इधर जाना है, ना कि इधर से इधर जाना है। तो उल्टा नहीं, जिधर ऑर्डर दिया गया है उधर की तरफ आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है इनहेंसर एंड रिप्रेशर जीन क्या होता है बेटा, इनहेंसर्स और रिप्रेशर जीन्स। देखिए लिखा हुआ कुछ यूकैरियोटिक जीन्स में ऐसे रीजंस भी पाए जाते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, इस रीजंस को इनहेंसर यानी बढ़ाने वाले जीन कहा जाता है। यह जरूरी नहीं कि इनहेंसर जीन के करीब हो, ये जरूरी नहीं कि इनहेंसर जो होते हैं वो जीन के करीब पाए जाते हो। ठीक है, वह 1000 न्यूक्लियोटाइड दूर लोकेटेड हो सकते हैं। यानी कि मान लो कई हजार न्यूक्लियोटाइड्स के मतलब एक एक चैन पाई जा रही है, उस चैन में इनहेंसर जीन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उस डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर इनहेंसर जीन पाया जा रहा है तो हजारों न्यूक्लियोटाइड्स के पीछे भी अगर वो बैठा है ना तो ये कंट्रोल कर सकता है इसको। ठीक है, ये किसी जीन के अपस्ट्रीम कोडिंग रीजन के भीतर या डाउन स्ट्रीम में पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अपस्ट्रीम कोडिंग रीजन में या डाउन स्ट्रीम कोडिंग रीजन में पाए जा सकते हैं। इनहेंसर एक्टिवेटर के लिए बाइंडिंग साइट होते हैं। एनहांसर क्या होते हैं बेटा, एक्टिवेटर जो होते हैं उनके लिए बाइंडिंग साइट होते हैं। एक्टिवेटर यहाँ पर आएगा, जुड़ेगा, जिससे चीजों को एक्टिवेट किया जाएगा। जब एक इनहेंसर जीन से बहुत दूर होता है, जब एक इनहेंसर जीन से बहुत दूर होता है तो डीएनए इस तरह से मुड़ जाता है कि इनहेंसर को प्रमोटर के करीब लाया जा सके। ठीक है, जैसे मान लो कोई कोई एक जीन यहाँ पर, इनहेंसर यहाँ पर है, यहाँ प्रमोटर है, तो ये क्या होगा, डीएनए इस तरीके से मूव कर जाएगा, मूव करके इनहेंसर वाले रीजन तक आ जाएगा जहां पर प्रमोटर, ये प्रमोटर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो मुड़ के आएगा, तो डीएनए मुड़ जाएगा, इसकी तरफ आ जाएगा, भैया हम आ गए तुम्हारे पास, काम स्टार्ट करो। तो जब एक इनहेंसर जीन से बहुत दूर होता है तो डीएनए इस तरह से मुड़ जाता है कि इनहेंसर को प्रमोटर के करीब लाया जा सके, जिससे एक्टिवेटर एंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बीच इंटरेक्शन हो सके। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ प्रोकैरियोट्स की तरह यूकैरियोट्स में भी ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए मैकेनिज्म्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशर प्रमोटर या इनहेंसर रीजन से ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशर प्रमोटर और इनहेंसर रीजन से ऐड हो सकते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर सकते हैं बेटा, ब्लॉक कर सकते हैं। एक्टिवेटर एंड रिप्रेशर दोनों एक्सटर्नल स्टिमुली पर प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि बाहर से स्टिमुली क्या आ रहा है उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। ये निर्धारित करते हैं कि किन जीन को एक्सप्रेस्ड करने की रिक्वायरमेंट है और किन जीन्स को नहीं। तो एक्टिवेटर और रिप्रेशर जो होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, एक्सटर्नल स्टिमुली पर काम करते हैं। अब बाहरी वातावरण से जो हमको स्टिमुली मिल रहा है उसके आधार पर ये काम करेंगे और ये तय करेंगे कि कौन से जीन को एक्टिवेट करना है, कौन से जीन को एक्टिवेट नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक डायग्राम बना हुआ है जहां पर आप देख सकते हैं कि इनहेंसर ये पाया जा रहा है बेटा, यहाँ पर क्या है बेटा, ये इनहेंसर, देखिए यहाँ पर इनहेंसर प्रेजेंट है और ये बेटा एक्टिवेटर है। ठीक, और ये प्रमोटर रीजन है। तो क्या होगा कि जो प्रमोटर रीजन है, अब इसको इस तरीके से ये जो जीन है ना, डीएनए है, इस डीएनए को इस तरीके से मूव किया जाएगा, इस तरीके से मोड़ा जाएगा जिससे इनहेंसर ये वाला पोर्शन इसके पास में आ पाए। तो देखो यहाँ पर आ गया, ये इनहेंसर आ गया है ना, और यहाँ पर ये क्या पाया जा रहा है बेटा, ये बहुत सारे एक्टिवेटर्स भी प्रेजेंट हैं। तो इनहेंसर और एक्टिवेटर आ गए। ये एक्टिवेटर कहां पर आया बेटा, प्रमोटर रीजन पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास में, और यहां पर आरएनए पॉलीमरेज ये है। तो ये बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, प्रोटीन है, प्रमोटर रीजन पर आकर के जुड़े हुए हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर ऐड करने के लिए एक्टिवेट करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज भी आकर के यहाँ पर जुड़ गया, ये देखो आरएनए पॉलीमरेज भी आकर के जुड़ गया। और क्या होगा कि जैसे ही इनहेंसर आएगा, है ना, ये इनहेंसर क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, बोलेगा भाई मैं आ गया हूं, चिंता मत करो, तुम जाओ काम करो। और यहाँ पर आगे क्या पाया जाता है बेटा, जीन पाया जाता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है। तो वो स्ट्रक्चरल जीन्स पर ये प्रमोटर ऑपरेटर करके, अगर प्रमोटर ऑपरेटर करके क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर एमआरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आगे देखिए हम बात करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल।
भाई ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उसके बाद भी तो कंट्रोल होगा, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल। ठीक है, लिखा हुआ है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन एमआरएनए के ट्रांसक्राइब होने के बाद लेकिन ट्रांसलेशन स्टार्ट होने से पहले होता है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन क्या है बेटा? एमआरएनए के ट्रांसक्राइब होने के बाद, एमआरएनए स्ट्रैंड जब ट्रांसक्राइब हो जाता है उसके बाद में, लेकिन ट्रांसलेशन स्टार्ट होने से पहले। यानी कि एमआरएनए स्ट्रैंड जब बन जाएगा उसके बाद ही एक्टिवेट होंगे, और एमआरएनए स्ट्रैंड बन जाएगा जब ये एमआरएनए स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा किसमें? प्रोटीन में, तो उससे पहले। ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा? होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन होता है। यह रेगुलेशन एमआरएनए प्रोसेसिंग, अब ये क्या है बेटा? अब आपको पता है यूकैरियोट्स में केवल और केवल एमआरएनए स्ट्रैंड के ऊपर, आपको पता है मोनोसिस्टोनिक होता है एमआरएनए, एक प्रोटीन को बनाने के लिए ही बनता है। और प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं? पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए होता है। तो वहां पर आरएनए स्प्लाइसिंग करने का प्रोसेस नहीं होता, लेकिन यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सॉन और इंट्रॉन पाए जा रहे हैं, मैंने बताया था ना। तो यह रेगुलेशन एमआरएनए जो होते हैं वो प्रोसेसिंग न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक ट्रांसफर, ठीक है, यह एमआरएनए प्रोसेसिंग कॉमा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक ट्रांसफर और राइबोसोम से बाइंड करने से पहले तक होता है। ठीक है, तो ये किस में आता है बेटा? ये आपका आता पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल में आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग। अब अल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या होगा, है ना? अल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या होगा? तो यूकैरियोटिक सेल में आरएनए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में अक्सर इंट्रॉन होते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर आप देखेंगे आरएनए जो होता है वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है बेटा? इंट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें ट्रांसलेशन से पहले हटा दिया जाता है। अब आपको पता है इंट्रॉन और एक्सॉन पाया जा रहा है। एक्सॉन जो होता है उसके अंदर ये जीन पाए जाते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन को ट्रांसक्राइब करने के लिए। ठीक है, प्रोटीन को ट्रांसलेट करने के लिए, सॉरी, प्रोटीन को बनाने के लिए, प्रोटीन को ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर जीन पाए जा रहे हैं। लेकिन इंट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं होता, तो इंट्रॉन्स को यहाँ पर हटाया जाएगा। तो जब इंट्रॉन्स को हटाया जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। इंट्रॉन्स का हटना क्या कहलाता है बेटा? आरएनए स्प्लाइसिंग कहलाता है। राइट, आगे देखिए लिखा हुआ है अल्टरनेटिव आरएनए स्प्लाइसिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो प्राइमरी ट्रांसक्राइब्ड आरएनए, यानी जो पहले आरएनए बनता है उससे इंट्रॉन्स और कभी-कभी एक्सॉन्स को हटाने की अनुमति देता है। तो केवल इंट्रॉन्स हटाया जाए ये बेहतर नहीं है, लेकिन कभी-कभी एक्सॉन्स भी यहाँ पर रिमूव कर दिए जाते हैं इनके द्वारा। ठीक है, हटाने की अनुमति देता है और यह जीन से डिफरेंट प्रोटीन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करने की अनुमति देता है। और ये क्या करेगा बेटा? जो जीन है उससे बोलेगा कि चल भाई बहुत सारे यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनानी है, तो चलो उसको बनाओ। आगे देखिए लिखा हुआ है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जीन रेगुलेशन के एक मैकेनिज्म के फॉर्म में कार्य करता है। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जीन क्या होता है? रेगुलेशन के एक मैकेनिज्म के रूप में काम करता है। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग को अब यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन का एक कॉमन मैकेनिज्म माना जाता है। अब जाहिर सी बात है यूकैरियोट्स के अंदर ये कॉमन मैकेनिज्म ही होगा कि जब एमआरएनए बनेगा तो वो एमआरएनए इमेच्योर होगा, उस इमेच्योर एमआरएनए को क्या होता है बेटा? मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसेस होता है। तो अल्टरनेटिवली अगर आप देखें तो आरएनए स्प्लाइसिंग को अब यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन का एक कॉमन मैकेनिज्म माना जाता है। ह्यूमन में 70% तक जीन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के माध्यम से मल्टीपल प्रोटीन्स के रूप में व्यक्त होते हैं। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में, यानी हम लोग अपनी बात करें तो हमारे अंदर बहुत सारे जो प्रोटीन्स बन रहे हैं वो यहाँ पर प्रोटीन्स इसी टाइप के एमआरएनए से बन रहे हैं। यानी कि एमआरएनए बनेगा वो इमेच्योर बनेगा, फिर उसको मैच्योर किया जाएगा, फिर कहीं जाकर के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से बनता है। तो प्री एमआरएनए क्या है बेटा? प्री एमआरएनए ये रहा, यानी कि जो डीएनए यहाँ पर था लाइक दिस, इस डीएनए से क्या बना बेटा? ये प्री एमआरएनए बना, है ना, या इमैच्योर एमआरएनए बना, जिसमें आप देख रहे हो कि ये इंट्रॉन 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 पाया जा रहा है और इसके बीच में ये एक्सॉन पाए जा रहे हैं 1 2 3 4। और एक्सॉन में एक्चुअल में क्या होता है? जीन होते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं बेटा? जीन पाए जाते हैं। तो जीन 1 जीन 2 जीन 3 जीन 4, है ना? और इंट्रॉन्स का कोई लेना देना है नहीं। एक्चुअल में क्या होगा? जब जब यहाँ पर आप देखेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग होगा या स्प्लाइस्ड एमआरएनए की हम बात करेंगे, क्या होगा? आरएनए स्प्लाइसिंग होगा तो यहाँ से जितने भी इंट्रॉन्स है इनको रिमूव कर दिया जाएगा।
जब ये रिमूव हो जाएंगे तो जीन जो होंगे वो बेटा क्या होंगे, विदाउट स्पेस पास पास आ जाएंगे, तो 1 2 3 है ना, 1 2 4 इस तरीके का जीन बन सकता है। अच्छा, यहाँ पर दोनों कंडीशन दिखाई गई, यहाँ पर इंट्रॉन्स को भी रिमूव किया गया है और कभी कभी क्या होता है बेटा, एक्सॉन को भी रिमूव कर दिया जाता है। एक्सॉन रिमूव हो जाएगा तो ये 3 प्रकार के जीन और 3 प्रकार की जीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएंगे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपने दूसरे वाले जीन को देखा है ना, दूसरा वाला जीन इसको हटा दिया तो क्या होगा, ये वाला जो मैच्योर एमआरएनए बनेगा ये स्पेसिफिक क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। भाई जाहिर सी बात 1 2 3 जीन यहाँ पर पाया जा रहा है, यहाँ पर 1 3 4 जीन पाया जा रहा है, इनकी पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर पाया जा रहा है। तो इंट्रॉन और एक्सॉन को हटाने के लिए आरएनए स्प्लाइसिंग पाया जाएगा, है ना। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो आरएनए स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स को रिमूव करता है, लेकिन कभी-कभी एक्सॉन्स को भी रिमूव कर देता है। ये डायग्राम उसको शो करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होना बहुत रिक्वायर्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ आरएनए स्टेबिलिटी। भाई आरएनए के अंदर स्टेबिलिटी कैसे आती है, कौन कंट्रोल करता है। देखिए लिखा हुआ है, एक अन्य प्रकार के पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल में साइटोप्लाज्म में एमआरएनए की स्टेबिलिटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में एमआरएनए जितने लंबे समय तक मौजूद रहता है उसे ट्रांसलेशन करने में उतना ही अधिक समय लगता है और उतना ही अधिक प्रोटीन बनता है, ठीक है। जितना लंबा समय लेगा उतना ज्यादा प्रोटीन बनाएगा। कई फैक्टर एमआरएनए स्टेबिलिटी में योगदान करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो एमआरएनए बनता है वो एक बार प्रोटीन बनाने के बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन अगर वो मौजूद है तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो कई फैक्टर आरएनए स्टेबिलिटी में योगदान, ठीक है, करने में या करते हैं, जिसमें पोस्ट ए टेल या पॉली ए टेल सॉरी जिसमें पॉली ए टेल की लंबाई भी इंक्लूड होती है, ठीक है। एमआरएनए का प्रोटीन कोडिंग रीजन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन यूटीआरएस जिसको कहते हैं से घिरा होता है, जो ट्रांसलेट नहीं होता। 5 प्राइम या 3 प्राइम यूटीआरएस पर या आप कहेंगे अनट्रांसलेटेड रीजन पर आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन, सबसे पहले कौन आएगा, आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन आएगी। आरएनए मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। प्रोटीन जिन्हें आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है, प्रोटीन कोडिंग रीजन के ठीक ऊपर या नीचे आरएनए रीजन से ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रोटीन होते हैं यहाँ पर जिन्हें आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है, ये प्रोटीन कोडिंग रीजन के या तो ऊपर या तो नीचे क्या होते हैं बेटा, आरएनए रीजन से क्या होते हैं बेटा, आरएनए रीजन से ऐड हो सकते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 प्राइम कैप पर और ये पॉली ए टेल रीजन पाया जा रहा है। पॉली ए टेल रीजन पर आप देख रहे हैं कि अनट्रांसलेटेड रीजन पाया जा रहा है, जिसमें आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन क्या है बेटा, आकर के जुड़ा है। ये अनट्रांसलेटेड रीजन पाए जा रहे हैं, जिसमें जिसमें यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन है 3 प्राइम एंड के पास में, राइट, 3 प्राइम एंड के पास में, जिसमें आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन आकर के जुड़ता है। अभी आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन ऊपर भी जुड़ सकता है, नीचे भी जुड़ सकता है ना। यूटीआर पर ऊपर भी जुड़ सकता है, नीचे भी जुड़ सकता है। ये कंडीशन यहाँ पर दिखाई गई। तो इस तरीके से बेटा हमने यहाँ पर देखा कि पहला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा था, क्या कह रहा था, एक बार फिर से हम क्वेश्चंस पे रिपीट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये, आपको थ्योरी याद करनी पड़ेगी। डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ जीन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल इन यूकैरियोट। यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल हो रहा है या ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर जो जीन रेगुलेट किए जा रहे हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो ये हमने आपको पूरी थ्योरी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। इस थ्योरी को हम टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेज देंगे, तो वहां से आप लोग इसका पूरा का पूरा नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डिफरेंट टाइप का जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है उसको समझना है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है इसको हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन पूछ रहा है हम, ठीक है सर टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन लिखेंगे, लेकिन हमको उसकी डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए। कभी कभी सेंट्रीफ्यूगेशन, अब ये शॉर्ट नोट में आ सकता है आपका, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या है, इसको समझने के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे हो, देखो ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, तो लिखा हुआ है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस यानी प्रेरक बल या चालक बल का यूज करके सेपरेट किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन बोले तो अपकेंद्रण कहलाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, अपकेंद्रण कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सॉलिड पार्टिकल को
कौन से पार्टिकल को बेटा? सॉलिड पार्टिकल, ठोस पदार्थ को या ठोस कण को लिक्विड से, लिक्विड इसमें डालेंगे, फिर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू, प्रेरक बल यहां पर लगाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल मतलब इस तरीके से हम नचाएंगे, इसमें एक मशीन होता है उसके थ्रू यहां पर किया जाता है, और हम क्या करेंगे? इन पार्टिकल्स को अलग कर देंगे। और यही जो पार्टिकल्स को अलग करने की प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण कहते हैं। क्लियर हुआ? अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज ऑल टाइप के पार्टिकल्स को उनके सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज के आधार पर सेपरेट करने के लिए किया जाता है। और सेंट्रीफ्यूगेशन की अगर हम बात करें तो इनका उपयोग, ठीक है, सभी प्रकार के पार्टिकल्स, हर एक टाइप के पार्टिकल्स को उनके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सेगमेंटेशन प्रॉपर्टीज के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है, जो पार्टिकल्स के साइज यानी आकार, डेंसिटी, घनत्व और शेप, आकृति पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसका साइज कितना है, उसका शेप कैसा है, उसका मतलब डेंसिटी कैसा है और शेप कैसा है, उस पर ये डिपेंड करता है। हालांकि डेंसिटी एंड शेप दोनों ही उस सॉल्यूशन की स्ट्रक्चर के आधार पर इंपॉर्टेंट फॉर्म में डिफरेंट होते हैं। और डेंसिटी और शेप की अगर आप बात करें तो जाहिर सी बात है उसके स्ट्रक्चरल फॉर्म में ये सॉल्यूशन के आधार पर स्ट्रक्चर के रूप में आधार होंगे, अलग होंगे, है ना, डिफरेंट होंगे, जिसमें पार्टिकल्स सस्पेंडेड यानी कि निलंबित होते हैं। अब जो पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं उसके आधार पर तो अलग ही होंगे ना। आगे देखिए लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगेशन माइन्यूट पार्टिकल्स पर ग्रेविटी के इफेक्ट को इंक्रीज करता है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करता है? माइन्यूट पार्टिकल्स पर ग्रेविटी के इफेक्ट को इंक्रीज करता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में नीचे की ओर बैठ जाते हैं और अलग हो जाते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ये जो पार्टिकल्स होते हैं नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और अलग हो जाते हैं। एक लिक्विड सस्पेंशन में बहुत सारे पार्टिकल्स दिए गए, ठीक है, एक लिक्विड सस्पेंशन में मेनी पार्टिकल्स दिए गए समय में ग्रेविटी के कारण कंटेनर में नीचे अरेंज हो जाते हैं। पॉइंट को समझिए, एक लिक्विड सस्पेंशन में, एक जो लिक्विड सस्पेंशन है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो दिए गए समय में ग्रेविटी के कारण, जो ग्रेविटी हमारी है उसके कारण ही क्या होते हैं? कंटेनर में नीचे की ओर बैठ जाते हैं। लेकिन इन पार्टिकल्स के अलग होने के लिए रिक्वायर्ड टाइम, है ना, रिक्वायर्ड टाइम अनप्रैक्टिकल होता है। जो टाइम है यहाँ पर वो अनप्रैक्टिकल है, कभी भी ये नीचे बैठ सकते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कभी भी बैठ सकते हैं। कुछ अत्यधिक माइन्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में अलग नहीं होते, कुछ बहुत बहुत माइन्यूट पार्टिकल होते हैं जो सॉल्यूशन से अलग नहीं होते, वो सॉल्यूशन में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। और इनके सेपरेशन के लिए हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जब इनको अलग, अगर आपको सॉल्यूशन से अलग करना है तो उसके लिए हमें हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, जब एक सस्पेंशन एक सर्टेन स्पीड, एक अपनी सर्टेन स्पीड या रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम, है ना, पर रोटेशन के अधीन होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, आरसीएफ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो एक एग्जांपल यहां पर देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 500x या 500 गुना, इसको हम पढ़ेंगे 500 गुना। जी मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। 500 गुना जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के आरसीएफ का अर्थ यह है कि एक पार्टिकल पर लगाया गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से 500 गुना अधिक होता है। यानी कि अर्थ का जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 500 गुना ज्यादा हम यहां पर क्या करते हैं? लगाते हैं, जिससे हम पार्टिकल्स के सेपरेशन को देख पाते हैं अच्छे से। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के कितने प्रकार होते हैं? वैसे तो यहां पर मेथड भी है, लेकिन टाइप पूछा गया तो हम टाइप की बात करेंगे डायरेक्टली। आप चाहे तो टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन ही लिख देना। जितने टाइप यहां पर बताए गए इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप 3-4 उन्हीं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन में देखिए लिखा हुआ अपकेंद्रण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला है विश्लेषणात्मक अपकेंद्रण। विश्लेषणात्मक अपकेंद्रण को हम लोग कहते हैं एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहते हैं बेटा? एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन। दूसरा होता है घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण, डेंसिटी ग्रेविटेशन या डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तीसरा होता है बेटा विभेदक पैलेटिक अपकेंद्रण, मतलब डिफरेंशिएशन पैलेटिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट है यहां पर समघनत्वी अपकेंद्रण, ठीक है, आइसोसाइनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, आइसोसाइनिक सेंट्रीफ्यूगेशन।
दर क्षेत्रीय घनत्व प्रवणता, जिसको गतिमान क्षेत्र अपकेंद्रण के नाम से भी जानते हैं, यानी कि रेट जोनल डेंसिटी ग्रेडियंट या मूविंग जोन सेंट्रीफ्यूगेशन के को नाम से जाना जाता है। आगे देखिए लिखा हुआ है, नेक्स्ट है हमारा विभेदी वेग अपकेंद्रण। कौन सा? विभेदी वेग अपकेंद्रण, जिनको हम लोग डिफरेंशियल डिफरेंशियल वेलोसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा साम्य घनत्व प्रवणता ढाल अपकेंद्रण, है ना, इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। लास्ट है हमारा सुक्रोज प्रवणता अपकेंद्रण। देखो बहुत सारे सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइप है ना। सुक्रोज ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें सुक्रोज के पार्टिकल्स को अलग किया जाएगा, सुक्रोज ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। चलो हम सबसे पहले वाले को यहां पर लेते हैं। सबसे पहला वाला हमारा कौन सा है? एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है ना? तो देखिए लिखा हुआ है, इस प्रकार के सेंट्रीफ्यूगेशन में सैंपल के अंदर, जो हमने सैंपल लेना है जिसका सेंट्रीफ्यूगेशन करना है, उसके अंदर पार्टिकल्स को उनके डेंसिटी और उन पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आधार पर अलग किया जाता है। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स को दो चीजों पर आधारित किया जाता है। एक तो डेंसिटी उनकी क्या है, और उस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स, कितना फोर्स लगाया जाएगा, उसके आधार पर इनको अलग किया जाएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है विश्लेषणात्मक अल्ट्रा अपकेंद्रण, यानी कि एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, एयूसी इसको बोलते हैं। सॉल्यूशन में मैक्रोमोलिक्यूल्स के क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी कि मात्रात्मक विश्लेषण का एक मल्टीपर्पज, ठीक है, मल्टीपर्पज एंड रॉबस्ट मेथड होता है। मल्टीपर्पज और रॉबस्ट मेथड होता है। ठीक है, विश्लेषणात्मक की हम बात कर रहे हैं। अब इसके सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है? तो देखिए लिखा हुआ, इसका सिद्धांत यह है कि सॉल्यूशन में डेंसर पार्टिकल्स तेजी से, जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो तेजी से नीचे की ओर स्थित होते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की ओर स्थित होते हैं। इसी प्रकार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में लार्ज मॉलिक्यूल तेजी से नीचे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट यानी अवसादन गुणांक के आधार पर मैक्रो यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहां पर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स के आधार पर जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं बेटा, शो कर रहे हैं, यानी कि पानी के अंदर ही नीचे की तरफ बैठेंगे। स्टेप्स क्या है इसका भाई, स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप यहां पर हम देखेंगे स्मॉल सैंपल साइज। ठीक है, स्मॉल सैंपल साइज यानी कि 20 से 120 मिलीमीटर पर क्यू की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एनालिटिकल सेल में लिए जाते हैं। तो हम 20 से 120 मिलीमीटर मिलीमीटर क्यू की हम क्या करते हैं, साइज वाले पार्टिकल्स को लेते हैं, जिन्हें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल के अंदर रखा जाता है और फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल ऑपरेट होता है। जिन्हें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल के अंदर रखा जाता है और फिर क्या होता है बेटा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल ऑपरेट होता है। दूसरी बात, एक प्रोड्यूस होने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण रैंडमली प्रोड्यूस होने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड बायोमॉलिक्यूल्स को सॉल्वेंट के द्वारा रेडियली फॉर्म में बाहर की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, क्या होता है इस प्रोसेस में, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में निर्मित होने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, निर्मित होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसके कारण हम क्या करते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड बायोमॉलिक्यूल्स को सॉल्वेंट के द्वारा, है ना, सॉल्वेंट के द्वारा रेडियली फॉर्म में बाहर की ओर ले जाते हैं। रेडियली फॉर्म में क्या करेंगे, बाहर की ओर ले जाते हैं। थर्ड स्टेप क्या होगा, सेंटर से मॉलिक्यूल की दूरी निर्धारित करने के लिए, है ना, सेंटर से मॉलिक्यूल की दूरी निर्धारित करने के लिए स्लेरिन ऑप्टिकल सिस्टम, स्लेरिन प्रकाशिक तंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्लेरिन ऑप्टिकल सिस्टम का यहां पर यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, मॉलिक्यूलर मास को क्या करते हैं, लास्ट में मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए सॉल्यूट कंसंट्रेशन को घूर्णन, बोले तो रोटेशन के केंद्र, सेंटर से स्क्वायर्ड रेडियल डिस्टेंस यानी वर्ग रेडियल दूरी के अगेंस्ट क्या करते हैं, ग्राफ पर आलेखित किया जाता है। अब फिर हम उसको आलेखित कर लेते हैं, लिख लेते हैं। यूज क्या है इसका, है ना, यूज क्या है? तो देखिए लिखा हुआ है, मैक्रोमॉलिक्यूल की प्यूरिटी को डिटरमाइन करने के लिए एनालिटिकल
सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है, यानी कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनकी कितनी प्योरिटी है उसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार के एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये पहला स्टेप हो गया हमारा। चलो एक और हम देख लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, दो देख लेते हैं, दो मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या कहता है, इस प्रकार के सेंट्रीफ्यूगेशन में मॉलिक्यूल्स को उनकी डेंसिटी के आधार पर सेपरेट किया जाता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंतर्गत डेंसिटी ग्रेडियंट से गुजरते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, ये जो मॉलिक्यूल्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंतर्गत, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंतर्गत डेंसिटी ग्रेडियंट से गुजरते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका, सिद्धांत क्या है, तो आप देखेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का सिद्धांत यह है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट में मॉलिक्यूल सेम डेंसिटी वाले मीडियम तक पहुंचते हैं। ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट वाले मीडियम का यूज या तो डेंसिटी को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब सैंपल को एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके रोटेट किया जाता है तो इसके मॉलिक्यूल्स मीडियम से माइग्रेट करते हैं। इसके मॉलिक्यूल्स कहां से माइग्रेट करेंगे बेटा, मीडियम से माइग्रेट करते हैं, जिससे डेंसर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, क्योंकि वह डेंसिटी ग्रेडियंट से गुजरते हैं। तो डेंसर वाले जो मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो नीचे की तरफ तली में बैठ जाएंगे जब उसको डेंसिटी ग्रेडियंट से गुजारा जाता है। जिस पॉइंट पर मॉलिक्यूल की डेंसिटी और उसके आसपास के मीडियम की डेंसिटी इक्वल होती है, ठीक है, जिस पॉइंट पर मॉलिक्यूल की डेंसिटी और उसके आसपास के, क्योंकि ग्रेडियंट डेंसिटी इक्वल से मतलब उसको गुजारा जा रहा है ना, तो आसपास के मीडियम की डेंसिटी इक्वल होती है, तब मॉलिक्यूल सस्पेंड हो जाते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। इस प्रकार डिफरेंट डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स सेपरेट लेयर पर अरेंज हो जाते हैं, जिन्हें डिफरेंट टेक्निक द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक से जो हमने अरेंज किए हैं, जो हमने सेपरेट किए हैं पार्टिकल्स, उनको हम क्या करते हैं, दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। अब स्टेप्स की बात करते हैं, क्या स्टेप इसमें यूज होगा। तो पहला स्टेप देखिए है, किसी मीडियम की डेंसिटी ग्रेडियंट बनाने के लिए लोअर कंसंट्रेशन को एक सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में हायर कंसंट्रेशन में रखा जाता है। अब भाई किसी मीडियम की डेंसिटी, अगर आप डेंसिटी ग्रेडियंट बनाते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन को, जो लोअर कंसंट्रेशन है उसको आप एक सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में हायर कंसंट्रेशन पे रखते हैं। लोअर कंसंट्रेशन को हायर कंसंट्रेशन पर सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में रखा जाता है। फिर सैंपल को ग्रेडियंट के ऊपर रखा जाता है और ट्यूब को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल में रखा जाता है। ठीक है, ट्यूब को कहां रखा जाता है बेटा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल में रखा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से मॉलिक्यूल्स ग्रेडियंट के मीडियम से एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां उनकी डेंसिटी आपस में के मीडियम की डेंसिटी से बराबर होती है। मॉलिक्यूल्स को सेपरेट यूनिट के आधार या रूप में ऑब्टेन करने के लिए, है ना, फ्रैक्शंस को हटा दिया जाता है और मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर दिया जाता है। इसका यूज कैसे होता है बेटा, तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज बायोमॉलिक्यूल्स की लार्ज अमाउंट को प्योर करने के लिए किया जाता है। इस उपयोग या इस यूज या इसका यूज डिफरेंट वायरसेस को उनके आगे के अध्ययन में सहायता के लिए प्योर करने के लिए किया जाता है। मतलब डिफरेंट टाइप के जो वायरसेस पार्टिकल होते हैं उनकी स्टडी के लिए हम उनको प्योर करने में क्या करते हैं, आगे के लिए यूज करते हैं। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे सेंट्रीफ्यूगेशन टाइप हैं, यहाँ पर मेंशन किए गए, दो और हैं, इन दोनों को हम पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें हमने दो क्वेश्चन देखे, एक तो सेंट्रीफ्यूगेशन, टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने देख लिया, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है इस पे भी आप चर्चा करेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है वो है बेटा ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्क्राइब किया। तो डिस्क्राइब द रेगुलेशन ऑफ जीन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल इन यूकैरियोट्स, सॉरी ट्रांसक्रिप्शनल लेवल इन यूकैरियोट्स पर जीन के रेगुलेशन को हमने यहाँ पर समझा है। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल इन यूकैरियोट्स में किस तरीके से जीन का या किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर जीन को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 4 बेटा थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास नहीं बल्कि आपको थ्योरी देने का प्रयास किया है। थ्योरी में आप क्या लिखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इतना टाइम नहीं है, आगे की भी क्लासेस हमको लेकर के आनी है।
ठीक है? और अगर कॉन्सेप्ट समझने हैं या उसको डिटेल में और भी अच्छे से पढ़ना है, तो उसके लिए आप हमारे प्रीमियम बैचेज़ में जॉइन करेंगे। फिलहाल तो आपका अब एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, तो जॉइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना? 4th सेमेस्टर में आप लोग आइए, जहाँ पर हम लोग केवल एमसीक्यूज़ की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि डिटेल में हम वहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है? डिटेल में हम पढ़ेंगे 4th सेम को, और उसके बाद में आपका जो वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो हमारा सारा का सारा एप्लीकेशन के ऊपर चलेगा। फिलहाल तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।